क्लास लेकर आ गई हूँ और आज आपकी जो क्लास है वो इस विषय पर है जिसे लेकर हमारे बोर्ड के विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिससे लेकर आपके वैकल्पिक प्रश्न में 10 प्रश्न आते ही आते हैं जो कि आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। तो आपका पाठ्य पुस्तक में 10th के विद्यार्थियों के लिए लगा हुआ है रीतिकाल, आधुनिक काल। आधुनिक में आकर आप पढ़ेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग और प्रगतिवादी युग। तो मैं एक एक करके आपको सारे युगों को पढ़ाऊंगी, एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी बेटा, क्योंकि एक साथ में आपके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपका रीतिकाल पढ़ाने जा रही हूँ। इस क्लास को हमारे 12th के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त UGC नेट हिंदी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये साहित्य से रिलेटेड क्लास है जो सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो मैं अपने बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि बेटा यह जो विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह आपके लिए नया पड़ जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। चलिए मैं समझाती हूँ आपको आज हिंदी साहित्य के इतिहास का रीतिकाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो पुस्तक है इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, जिनका पाठ मित्रता तुम्हारे सिलेबस में लगा हुआ है कक्षा 10 में। ठीक है, तो रीतिकाल से रिलेटेड पहला प्रश्न, ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आ रहा है कि उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे आ गया, उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता है, तो रीतिकाल को। ठीक, तो यह क्वेश्चन तो आ रहा है हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों की क्लास में। यदि उत्तर की जगह लिखा हो पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल किसे कहते हैं बेटा, भक्ति काल को। यदि उत्तर की बात हो रही है उत्तर मध्यकाल तो रीतिकाल, और पूर्व मध्यकाल की बात हो रही है तो भक्ति काल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व का अर्थ होता है पहले, उत्तर का अर्थ होता है बाद में। तो पहले आपका कौन सा युग आता है, भक्ति, उसके बाद कौन सा आता है आपका रीति। पहला युग है आपका आदिकाल, आदि के बाद आता है भक्ति के बाद रीति। तो भक्ति और रीति को हमारे आचार्य जी ने क्या किया था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल का नाम दे दिया था। तो पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल। तो बेटा ये प्रश्न आपका परीक्षा में आ चुका है कि उत्तर मध्यकाल नाम किस युग का है या रीतिकाल का अन्य क्या नाम है। तो मैं बता दूं कि कक्षा 10th के विद्यार्थियों की पुस्तक, तो बेटा आप पहले अपनी पंक्ति जब पढ़ेंगे पेज नंबर 1 की, तो उसमें आप पाएंगे कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल, तो ब्रैकेट में आप पाएंगे लिखा हुआ रीतिकाल के पास उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया कि यह एक बार आ चुका है। इसके आगे ही जब आप लाइन में चढ़ेंगे तो सन, आगे ही हमारा वाक्य क्या है, शब्द क्या है, सन। तो सन मैंने आपके लिख दिए। तो सन है हमारी 1643 से 1843 ईस्वी। आपके यहाँ पे संवत में नहीं पूछा जाता है, आपके यहाँ सन में पूछा जा रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं नेट के विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि उनका संवत में भी आ जाता है, तो 700 से 1900। ठीक, क्योंकि आपका ये भी आ जाता है कि संवत में रीतिकाल किस संवत का है। ठीक है, और सबसे आसान ट्रिक आपकी क्या है कि यदि सन से संवत को निकालना है और आपको सन पता है तो उसमें 57 ऐड कर दो, प्लस कर दो, आपका संवत निकल के आ जाएगा। ठीक, तो हाँ बेटा मैं आपको बता रही थी कि आपकी इस पहली लाइन सवाल बन रहे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो कि आ भी रहे हैं। मैं आपके पेपरों को देख चुकी हूँ 2021, 22, 23, 24, 25, जिसमें मैंने इन प्रश्नों को पाया है कि रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है या उत्तरकाल किसे कहते हैं।
उत्तर मध्यकाल किसे कहते हैं, उत्तर मध्यकाल किसे कहते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो आपकी पहली लाइन से पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका कि उसकी समय सीमा क्या है। ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है। ये समय के लिए अवधि शब्द भी आ जाता है बेटा, अवधि का मतलब भी टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके ज़रूर दिया होगा, ऑप्शन में आपके ज़रूर दिया होगा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। तो आपको यहीं पे टिक लगाना है। काव्य का मतलब हुआ आपका बेटा कविता या पद्य, जो पद्य में लिखा जाता है, मतलब छंद अलंकार रस आदि के माध्यम से जो बातें लिखी जाती हैं, लयात्मक जो लिखे जाते हैं, दोहे सवैया कविता, ठीक है। तो काव्य प्रवृत्ति एवं रचना शैली, उस कविता की प्रवृत्ति क्या है और उस समय की जो रचना है उसकी शैली क्या है, उसके आधार पर रीतिकाल को कितने युगों में बांटा गया, 3। कितने, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त, ठीक। तो रीतिबद्ध, बद्ध का मतलब क्या है बेटा, बंधा हुआ, जो रीति से बंधकर जिसमें रचना की जा रही है वो क्या है, रीतिबद्ध रचनाएं हैं। तो इनमें क्या होता था कि पहली प्राथमिकता थी कि शास्त्रीय नियमों का वह पालन करके ही रचना को लिखेगा। काव्य को पहले महत्व था और भाव को बाद में, ठीक है। इसके अलावा इसमें वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया जाता था। इस बेटा जो रीतिबद्ध कवि थे उनका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, ठीक है। बुद्ध के रचनाकारों की ये जो लाइन है वो बहुत महत्व है। तो यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि आगे के सुकवि रींझिए, आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है, आगे के सुकवि रींझी हैं बेटा, ये लिख के आ जाता है आपका यूजीसी नेट में और पूछ लिया जाता है कि किसकी रचना है, कविताई, नहीं तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है, ठीक है। तो ये आपका रीतिबद्ध कवियों को लेकर लिखा गया है, रीतिबद्ध कवियों ने इसे लिखा है। अब मैं अपने बोर्ड के विद्यार्थियों को बता दूं कि इनमें से आपसे सबसे अधिक पूछी जाने वाली रचना कौन सी है। तो आपकी सबसे अधिक पूछी जाने वाली रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, जो कि किसने लिखी है, कवि केशव दास ने। तो इससे 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। ये रचना किसने लिखी है, किसने लिखी, ये रचना किसने लिखी, आपका एक क्वेश्चन ये बन रहा है, ठीक। यह रचना किस युग की है, किस युग की है। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा रहा है। रामचंद्रिका रचना किसकी है, रामचंद्रिका रचना किस युग की है, जिसमें ऑप्शन में आपसे रीतिबद्ध सिद्ध या मुक्त नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपसे आदि, भक्ति, रीति, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावादी, भारतेंदु द्विवेदी और आपका रीतिकाल, इस तरह के युगों के नाम देकर ही पूछा जा रहा है। तो इतना नहीं डरना है कि बद्ध सिद्ध मुक्त के अंदर डिटेल में वो नहीं जा रहा है, ठीक है। निम्न में से केशव की कौन सी रचना है, तो वहाँ पे आपका रामचंद्रिका लिखा होता है, तो आप रामचंद्रिका पर टिक कर देंगे। उसके अलावा इनकी जो रचना पूछी गई है वो है आपकी कवि प्रिया, ये रचना भी आपकी पूछी गई है। इसके अलावा चिंतामणि को लेकर अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है बेटा, पर ये रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट हैं, काव्य प्रकाश और काव्य विवेक। तो 2 ही रचना है, याद कर लेनी है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आ जाने के चांस हैं। तो काव्य प्रकाश और काव्य विवेक किसकी रचना है, तो चिंतामणि की, ठीक है। अगली जो कभी आपकी पूछी जा रही हैं, मैंने आपकी इम्पोर्टेंट रचनाएं ही ली हैं जिनके आने के चांस हैं या जो अभी तक आई हैं, ठीक है। आगे हैं आपके कवि भूषण
कवि भूषण। ठीक है, तो भूषण ने बेटा जी, भूषण जो थे वो तो केशव छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज दरबारी कवि थे, राज दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो वीर रस पे हैं। किस पर हैं? वीर रस पर हैं। वीर रस प्रधान इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं भी अधिकांशतः पूछी जा रही हैं। छत्र साल दशक, छत्र तो देखो, छत्र मतलब छत्रपति शिवाजी, साल मतलब साल, दशक मतलब 10। ठीक है, तो छत्र साल दशक इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कि पूछी जा चुकी है। शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवराज से शिवा ले लिया उन्होंने। ठीक है, इसमें तो पूरा नाम ही है शिवराज, शिवराज भूषण। ठीक है, तो ये तीनों रचनाएं हैं बेटा जो कि पूछी जा चुकी हैं। तो भूषण की रचनाएं हैं छत्रसाल दशक, शिव बावनी और शिवराज भूषण। तो भूषण की रचनाएं हैं बेटा जी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। यही इनकी मेन रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं और पूछी जा चुकी हैं। इनको भी इसी तरह पूछा जा रहा है कि ये रचना किसकी है, किस युग की है। हर क्वेश्चन आपका इसी तरह आ रहा है। यह रचना किसकी है, प्रत्येक रचना से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, यह रचना किस युग की है, और कवि का नाम लिखकर, कवि का नाम लिखकर पूछ लिया जाता है कि इनकी रचना कौन सी है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से एक रचना दे दी जाती है। तो प्रत्येक रचना से यही 3 सवाल बन रहे हैं। ध्यान रखें कि ये रचना किसकी है, किस युग की है और ये रचना किसने लिखी है। ठीक है, भूषण को बेटा कई बार पूछा गया है कि रीतिकाल कवि निम्न में से कौन है। रीतिकाल कवि निम्न में से कौन है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ होता है जिसमें से भूषण का नाम भी होता है, तो आपको लगा देना है। ठीक है, भूषण और मतीराम दोनों क्या थे बेटा? भाई। भूषण और मतीराम दोनों भाई थे। ठीक है, ये मैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। मतीराम, मतीराम की बेटा ललित ललाम, ललित ललाम ये रचना विशेषकर पूछी जा रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर मतीराम की रचना पूछी जा रही है सबसे ज़्यादा तो ललित ललाम। रसराज अभी तक एक बार आई है। ठीक है, तो इनकी मेन रचनाओं में बस सतसई रह जाती है। तो सतसई में आप कहीं बिहारी सतसई से कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने ये रचना आपकी दे दी है जिसे आप याद कर लें कि देव, देव की बेटा भावविलास, देव की भावविलास सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक, पद्माकरण, पद्माकरण इनकी गंगा लहरी, गंगा लहरी और पद्माभरण ये दोनों ही रचनाओं को बराबर पूछ लिया जा रहा है। अगर 2 बार ये आ रही है तो 2-3 बार ही ये आ जा रही है। ठीक है, भिखारी दास, भिखारी दास इनकी काव्य निर्णय और रस सारांश इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लें। तो मैं आपको बता दूं, चिंतामणि और भिखारी दास ये 2 आपके ऐसे हैं जिनकी रचनाओं को अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक, केशव की रामचंद्रिका इनकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण इनकी ललित ललाम, इनकी भावविलास, इनकी गंगा लहरी और पद्माभरण ये रचनाएं जिन पे मैंने संख्याएं लिखी हैं ये सबसे अधिक पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। और इन सब रचनाओं में सर्वाधिक पूछी जाने वाली रचना है रामचंद्रिका। तो आपके रीति काल के रीतिबद्ध रचनाकारों में से सबसे ज़्यादा
रचना केशव की रामचंद्रिका पूछी जा रही है। और हाँ बेटा, यह एक महाकाव्य है, महाकाव्य। इस रचना के सबसे ज़्यादा आने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है। इन रचनाओं में यह रचना एक महाकाव्य है, इसीलिए इसको सर्वाधिक पूछा जा रहा है। ठीक। रीति सिद्ध कवियों पर। ठीक। तो सिद्ध का अर्थ आप सबको पता ही होगा और मैंने भी लिख ही दिया है, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई दिक्कत ना हो। सिद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हो? प्रूफ। किसी सिद्ध का मतलब क्या है? आपका पूरा करना। बेटा इसमें आके क्या हुआ कि जैसे जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आप बिल्कुल मम्मी पापा जैसे कहते थे वैसे ही चल रहे थे। फिर आप जब 6-7 में आए तो आपने क्या किया? थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर दिया, मम्मी पापा को घुमाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से जब कभी बद्ध में थे तो बेटा वो रचनाओं को बिल्कुल शास्त्र, हमारे शास्त्र जो कि संस्कृत के थे, ठीक, या हमारे जिन्हें हमारे नेट के विद्यार्थी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, मम्मट भामाजी वगैरह, मगर आप लोगों ने 10th क्लास के बच्चों ने 12th ने अभी उन्हें नहीं पढ़ा होगा। ठीक। तो वो जो जिस तरह से लिख गए थे उनको बिल्कुल ध्यान में रख कर ही रचना कर रहे थे। पर सिद्ध वाले कवि ने क्या किया? नियम रूल्स तो याद कर लिए, ठीक है, याद कर लिया, अब ज़रूरी थोड़ी है उनको वैसे ही पालन करो। तो वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी रचना को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। उनके लिए हो गया कि बात समझ में आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल रूल पे रूल लिखना है। ठीक। काव्य शास्त्रीय गुणों को तो जान लिया, मगर उन्हें अपनी रचना में पालन करना बहुत कम कर दिया, ख़त्म नहीं किया, बहुत कम कर दिया। ठीक है। ये नियमों का ज्ञान तो पा लिए, लेकिन रचनाओं को क्या करने लगे? स्वतंत्र रूप से लिखने लगे, जैसे मतलब इनको उचित लग रहा था। ठीक है। एक चीज़ क्या रही बेटा? आपका अगला शब्द है सौंदर्य प्रधान। सौंदर्य प्रधान। जब हमारा रीतिकाल शुरू हुआ था तो मुग़ल शासन यहाँ पर, मुग़ल साम्राज्य जो है, जो मुग़ल शासन है, वो अपनी प्रतिष्ठा पा लिया था। तो ज़्यादा युद्ध बड़े स्तर पर नहीं हो रहे थे। तो जो हमारे राजा महाराजा थे वो लोग सब किस में लग गए थे कि नायक नायिका वर्णन में, सौंदर्य मतलब मनोरंजन में लग गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देव की रचना पा रहे हैं तो इसमें भी क्या आ रहा है? ब्लास। इसमें भी क्या आ रहा है? ब्लास। तो ब्लास का अर्थ क्या है? मनोरंजन, मनोरंजन। तो जो हमारे सैनिक थे उनको मज़ा किस में आता था? युद्ध वगैरह लड़ने में। अब युद्ध भी क्या हो गए? मंद पड़ गए, धीमे पड़ गए। ठीक है, वो इतना नहीं हो रहे थे। तो लोग क्या करने लगे? फिर अपने लिए मनोरंजन के लिए किसी न किसी कवि को रखने लगे, जिससे वो रचनाएं कराते, मतलब जो उनके लिए रचना करता और उनका मनोरंजन कराता। ठीक है, वो उनके लिए अपनी शरण में देने लगे। और वो कवि क्या करने लगे? आश्रयदाता के लिए बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है, एक राजा से दूसरे राजा को महान बताने लगे, जो अपना वाला है उसे श्रेष्ठ बताने लगे। ठीक है, कई तरह से वो उन्हें प्रसन्न रखने लगे। नायिकाओं का बड़े स्तर पर वर्णन करने लगे, नक्शक वर्णन करने लगे, बारहमासा मतलब पूरे साल का वर्णन, नक्शक मतलब सिर से लेकर पैर के नाखून तक का वर्णन करने लगे। एक स्त्री की सुंदरता को बताने लगे, जिसमें लोगों का क्या आने लगा? मनोरंजन होने लगा। ठीक है, तो यहाँ सौंदर्य प्रधान हो गया था और भाव भी प्रधान हो गया था। ठीक, इसीलिए काव्य क्या हुआ? सहज हो गया, उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं रही, सरल आ गया आपका। ठीक है, तो रीति सिद्ध में हम क्या देखते हैं बेटा कि रीति सिद्ध में वो लोग रीति का ज्ञान तो रख रहे थे, लेकिन उसको पूर्णतः अपना नहीं रहे थे और अपने लिए स्वतंत्र रचना का प्रयोग करने लगे, भाव को प्रधानता देने लगे, सौंदर्य को डिफाइन करने लगे। और काव्य इस वजह से क्या हुआ? सहज और सरल बन गया। इसमें सबसे प्रसिद्ध कवि हैं आपके बिहारी, जिन्होंने एक ही रचना लिखी। इसीलिए जब हम इनकी जीवनी लिखते हैं तो एक लाइन ज़रूर लिखते हैं, जो है गागर में सागर भर देने वाला कवि। ठीक,
तो बिहारी जी को इसीलिए गागर में सागर भर देने वाला कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ही रचना लिखी, बिहारी सतसई। सतसई का अर्थ है बेटा 700। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, बिहारी सतसई रचना किसकी है? बिहारी जी ने गाथा सप्तशती से प्रभावित होकर बिहारी सतसई की रचना की थी। सतसई का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो विद्य आगे कौन हवाल। तो जो हमारे बच्चे बिहारी जी की जीवनी को तैयार किए हैं उन्हें ये दोहा बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन ये इन्होंने किसके लिए लिखा था? तो यह इन्होंने लिखा था जसवंत, राजा जसवंत सिंह के लिए लिखा था बेटा। और इनके जो दोहे थे वो कैसे थे? नीति परक और भक्ति। लेकिन हम इनके में देखते हैं भक्ति ज़्यादा है, लेकिन हम इनके में क्या देखते हैं? भक्ति विशेषकर है। ठीक, जैसे कि आप इनके बिहारी सतसई का दोहा पाते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। तो आप इसको देखते हैं और 10th क्लास के बच्चों के सिलेबस में बिहारी जी लगे हुए भी हैं, और जो 12th में पहुँचे हैं वो इन्हें पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो बेटा पहले देखते हैं कि इससे पहले क्या था कि लोग कृष्ण को प्राथमिकता दे रहे थे। आपने जब सूरदास पढ़ा तो सूरदास के यहाँ आपने क्या पाया कि पहले कौन है? कृष्ण, और उसके बाद में कौन है? राधा। लेकिन बिहारी जी ने क्या किया? राधा को प्रथम बना दिया। तो इनके यहाँ क्या पाते हैं? भक्ति। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपका रीतिकाल सिर्फ रीतिबद्ध और सिद्ध और मुक्ति ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर वीर रस, भक्ति और नीतिपरक रचनाएं भी मिलती हैं। तो वीर रस के जो प्रमुख कवि पाते हैं हम, वो मैंने भी आपको बताया था कुछ देर पहले, भूषण। ठीक, भक्ति पे मैंने बार बार नोटिस इसलिए कराया क्योंकि भक्ति में कौन आ गया बेटा? बिहारी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और नीतिपरक, इनसे भी अधिक नीतिपरक हैं आपके कवि गिरिधारी। गिरधारी का फेमस कि बिना बताए जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। और इसी में नीति परख में ही आते हैं बेटा आपके ब्रंद। तो मैं आपको बता दूं, आपके कभी ब्रंद को लेकर पूछा जा चुका है सवाल कि रीति काल का कवि कौन है? तो इसमें जैसे आपका भारतेंदु, महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद किसी को भी दे देंगे और साथ में ब्रंद भी दे देंगे। तो ध्यान रखना जो ब्रंद हैं वो भी आपके रीतिकाल के ही कवि हैं। ठीक है। रीति मुक्त, तो आपने क्या देखा? बद्ध में क्या हो रहा था? काव्य शास्त्रों को प्राथमिकता देकर बहुत जटिलता से, मतलब उन पे फुल फोकस करके, फुल कंसंट्रेशन जो था वो काव्य शास्त्रों के गुणों को ध्यान में रखकर रचना करने पर था। सिद्ध में आकर क्या हुआ? उन्हें तैयार तो कर लिया लेकिन उनसे स्वतंत्र रचनाएं करने लगी। रीति मुक्त, रीति मुक्त में क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे पूरी तरह ही वो मुक्त हो गए, नियमों से पूर्णतः मुक्त होकर रचनाएं करने लगे। यहाँ पे आप देखोगे रूढ़ियों का पालन नहीं किया, जो काव्यगत रूढ़ियाँ हो चुकी थी उनका पालन नहीं किया, नियमों से क्या हो गए? वो मुक्त हो गए। प्रेम विषय सांसारिक जीव, प्राणी तथा ईश्वर दोनों की बात करने लगे। यहाँ पे बेटा भाव प्रधान हो गया आपका स्वाभाविक भाषा और आपका लोक जीवन। रीति मुक्त कवि की विशेषता ये रही कि वो लोग लोक जीवन से जुड़ गए। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि पहले के जो कवि हैं यहाँ तक के, ये दोनों कवि क्या थे? अपने राजाओं के आश्रय में रह रहे थे और उनके विषय में कह रहे थे। ठीक है। लेकिन
समाज से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन मुक्त में आके लोग क्या हो गए, लोक जीवन से जुड़ गए। तो इसमें आपका एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। फेमस राइटर आपके हैं घनानंद, तो घनानंद को लेकर इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस युग के कवि हैं, किस युग के कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन है, अभी तक इनकी सिर्फ एक ही रचना पूछी गई है, सुजान सागर, सुजान सागर, और यही इनकी फेमस रचना है, ठीक है। सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था, जिन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। उनके छोड़ देने के बाद घनानंद ने राजमहल त्याग दिया और राजमहल से वे कहाँ चले गए, वृंदावन, और फिर राधा जी पर रचना लिखने लगे। तो इन्होंने भी किसे प्रधानता दे दी, राधा जी को, ठीक है। बिहारी भी राधा जी को प्रधानता दिए और घनानंद राधा जी को ही प्रधानता दिए, ठीक है। यहाँ बेटा मैंने आपका चार्ट बना दिया है, क्योंकि रीतिकाल को सिर्फ उत्तर मध्यकाल ही नहीं कहा जाता, उसके अलावा उसे अंधकार काल, कलाकाल, अलंकृत काल और श्रृंगार काल भी कहा जाता है। तो अंधकार काल कहा है आपके त्रिलोचन जी ने, कलाकाल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने, श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ मिश्र ने। अब आप पूछेंगे कि रीतिकाल तो मैंने बताया ही नहीं, तो रीतिकाल आपका नाम दिया है शुक्ल जी। आ चुके हैं कि अलंकृत काल किसने कहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बन चुका है एक, तो भी याद कर लो, ठीक है। आपकी बहुत विशेषकर पूछी जा रही हैं। अगर रचनाओं के अलावा किसी बात को विशेष रूप से पूछा जा रहा है तो वो है आपकी विशेषता, और ये सिर्फ रीतिकाल पे नहीं हर युग पे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो मैं सारे ही युगों की विशेषता आपको लिखवाऊंगी। ये क्वेश्चन बेटा आपका दो तरह से चल रहा है, तो मैं पहला तरीका बता दूं। पहला आपका उसने दे दिया निम्न में से श्रृंगार काल की विशेषता क्या है, तो मान लीजिए पहली उसने एक विशेषता ये दे दी, सेकंड उसने दे दिया प्रकृति चित्रण या मानवीकरण, एक उसने आपको थर्ड ऑप्शन दे दिया राष्ट्रीयता की भावना, और चौथा उसने दे दिया आपको निराशा व कुंठा का स्वर, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा रीतिकाल की विशेषता है ये आपको बताना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा वो क्वेश्चन दूसरी तरह से कैसे पूछ रहा है आपके पेपर में, रीतिकाल की दो विशेषता बताइए, ठीक। तो इसमें आपको फिर ऑप्शन नहीं दिया हुआ होगा, इसलिए आपको याद करनी है। तो आपका ये क्वेश्चन भी कई बार आ रहा है कि वो आपसे विशेषता भी क्वेश्चन के रूप में पूछ ले रहा है या ऑब्जेक्टिव के रूप में देकर, और सिर्फ आपको टिक लगाना है, पूछ रहा है। क्वेश्चन और बन रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा आपका बेटा केशव पूछा जा रहा है, ठीक। तो केशव से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो केशव को कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये किसने कहा था, तो ये शुक्ल ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ही, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने ही केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। क्योंकि रीतिकाल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक अलंकार का प्रयोग अपनी रचनाओं में सिर्फ केशव जी ने किया है, ठीक, इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये एक ऐसे घर में पले बड़े थे जहाँ पे संस्कृत बोली जाती थी, ठीक है। तो इनकी भाषा अपने आप में क्लिष्ट थी, इसीलिए इनकी जो रचना है वो क्या था, समझना थोड़ा कठिन था, तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।
क्योंकि उसमें संस्कृत के शब्द अधिकांश होते थे। अगला आपका एक क्वेश्चन है प्रकृति चित्रण। काल में सबसे ज़्यादा विशेषता क्या रही है? नायक नायिका। नायक नायिका पे सबसे ज़्यादा लिखा गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या शुरू कर दी? प्रकृति पे लिखना। तो वो कवि कौन है? हमारे सेनापति। अगला आपका एक क्वेश्चन है इसमें कि रसवादी आचार्य। रसवादी आचार्य, ठीक, जैसे कि आपका अलंकारवादी कवि पूछा गया है, वैसे ही रसवादी आचार्य पूछा जा रहा है। तो वो हैं आपके मतीराम। वो कौन है? आपके मतीराम। तो इन तीनों क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये आपकी रीतिकाल पर क्लास हो गई है पूरी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में आसानी रहे इसीलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है। तो आप क्लास को देख सकते हैं और उससे अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सबसे अधिक समय सीमा पूछी जा रही है। रीतिकाल का अन्य नाम पूछा जा रहा है, जो कि मैंने नीचे चार्ट भी बना दिया है। ऊपर आपको उत्तरकाल लिख दिया था। कितने भागों में बांटा गया? तो रीतिबद्ध, सिद्ध, मुक्त, इसके अलावा वीर भक्ति और नीति काव्य भी मिलता है। जिस कवि की जो रचना सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है वही मैंने लिखी है। बिहारी सतसई से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त विशेषताएं विशेषकर पूछी जा रही हैं, वो मैंने आपकी लिख दी हैं। आपके पेपर में सिर्फ 2 पूछ रहा है, लेकिन मैंने 6 लिख दी हैं। ठीक है बेटा, और अपने इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से अपने पेपर की तैयारी करें और दोस्तों को शेयर करें। अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करें।